हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे हम हिंदी में शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिरुचि कहते हैं। शिक्षण अभिक्षमता क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। शिक्षण अभिक्षमता या अभिरुचि का मतलब होता है कि एक टीचर में जो शिक्षण की क्वालिटी होनी चाहिए, एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए, उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए उसको विकसित किया जाता है। तो शिक्षण अभिक्षमता में कौन कौन सी विधियां आती हैं जो एक शिक्षक को पता होनी चाहिए, वो सब इस टीचिंग एप्टीट्यूड में बताया जाता है। तो शिक्षण की जो विधियां होती हैं, किस द्वारा हम बच्चों को पढ़ाएं या उन्हें शिक्षा दें कि वो आसानी से टॉपिक को या किसी चीज़ को समझ सकें, डिसीजन ले सकें और उनकी जो शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता है वो विकसित किया जा सके। तो चलिए देखते हैं शिक्षण विधियां हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो शिक्षण विधियां जो है उसमें आगमन विधि, जो नेट जेआरएफ में पूछा जाता है, आगमन और निगमन विधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये विधियां, दो विधि ज़्यादा एग्जाम में आती हैं। तो हम देखते हैं आगमन विधि। आगमन विधि जो है, इसके जो जनक थे वो बेकन थे और निगमन विधि के जो थे वो अरस्तु थे। तो अगर एग्जाम में ऐसा पूछता कि आगमन विधि के प्रतिपादक या इसके जनक कौन थे, तो आप बताएंगे कि बेकन थे। और अगर पूछता कि आगमन और निगमन दोनों साथ में पूछता कि आगमन और निगमन विधि के जनक कौन थे, तो अरस्तु बताया जाएगा। तो आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में जो है हम इस तरह समझ लेते हैं कि इसमें जो है, इस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाया जाता है, और जिसे हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी समझ सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि उदाहरण से नियम की तरफ। ये जो शिक्षण विधि है आगमन, ये छोटे बच्चों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम छोटे बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो उदाहरण देके, किसी चीज़ का एग्जाम्पल देके, जैसे हमें उन्हें बताना है छोटे बच्चों को कि हम प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है ये हम डायरेक्ट बच्चों को तो बता नहीं सकते कि प्रकाश संश्लेषण हमारा ऐसे होता है। तो हमें बच्चा क्या समझेगा, प्रकाश संश्लेषण हम उसको डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। तो हम उसे समझाएंगे पौधा बनाकर, पेड़ बनाकर, कि जो पेड़ होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। तो हम उसको डायरेक्ट इस तरह नहीं बताएंगे, हम उसको बताएंगे कि पेड़ जो हमारा पौधा होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। तो पहले हम उसे पेड़ के बारे में बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे, और फिर कैसे होता है संश्लेषण की क्रिया, तो ये हम नियम द्वारा उसको बताएंगे। तो ये तो हो गया सरल से कठिन की तरफ जाना। मतलब पहले हम सरल चीज़ों को बच्चे को एग्जाम्पल देके बताएंगे, फिर उसको उसके नियम क्या है और उसके चरण क्या है ये बाद में बताएंगे। तो ये हो गया हमारा आगमन विधि। दूसरा हमारा है निगमन विधि। निगमन विधि ठीक आगमन विधि का उल्टा होता है। निगमन विधि के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। तो इसमें ठीक आगमन विधि का उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कठिन से सरल की तरफ जाना, तो या सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाना। ये तो मतलब पहले नियम हम बताएंगे, फिर उदाहरण देंगे। तो ये क्या है, ये विधि जो है वो छोटे बच्चों में नहीं चलती। ये जो है बड़े बच्चों के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। जैसे इंटर, हाई स्कूल और डिग्री कॉलेज में पहले क्या हम करते हैं, बड़े बच्चों को क्या करते हैं, पहले हम नियम बता देते हैं उन्हें कि ये हमारा न्यूटन का नियम है, और जो भी नियम है उसको हम बता देंगे। फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे,
फिर हम उसके बाद एग्जाम्पल दे के या फिर उसको प्रैक्टिकल के द्वारा, थ्योरी के द्वारा बाद में हम उसको डिटेल से बताएंगे। तो नियमन विधि में क्या है, बच्चों का जो मेमोरी होती है वो स्ट्रांग होती है, बच्चों के याद करने की क्षमता बढ़ती है। तो पहले जो हम तो ये हमारा नियमन विधि हो गया, एकदम आगमन विधि का उल्टा, कठिन से सरल की तरफ। पहले हम नियम बताएंगे, फिर उसके बाद हम उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे नियमन विधि में। तीसरा हमारा है खोज या अन्वेषण विधि। खोज मतलब रिसर्च करना, अन्वेषण विधि रिसर्च से संबंधित है। इसमें विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, इसके जो जनक हैं वो आर्मस्ट्रांग हैं। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण का मतलब होता है कि स्टोरी आप कह सकते हैं चीज़ों को बिखरा देना, मतलब बढ़ा के बताना। संश्लेषण मतलब फिर उसको एकत्रित करना, इकट्ठा करना। मतलब कि हम कह सकते हैं कि पहले हम स्टोरी बताएं, फिर उसके बाद उसका निष्कर्ष। इस विधि में क्या होता है, बच्चों की जो है वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना होता है इस विधि में। इस विधि में जो क्या स्वयं बच्चे ज्ञान प्राप्ति करने पर बल दे, उसका मतलब इंटरेस्ट बढ़े, इसमें खोज अभिवृत्तियों का विकास करना में ये विधि सहायक होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकसित करने में ये विधि जो है सहायक होती है। इससे जो क्या बच्चा करके सीखेगा, मतलब प्रैक्टिकल करके सीखेगा सिद्धांतों को। तो ये तो हो गया हमारा खोज तथा अन्वेषण विधि। आगे हम देखते हैं, अगला हमारा है शिक्षण की विधियों में चौथा है बोध प्रणाली। बोध प्रणाली में क्या आता है, इस विधि में जो है जो इस विधि में क्या होता है, किसी पाठ के केंद्रीय भाव को ग्रहण करना। मतलब इसमें हमने क्या सीखा, ये कह सकते हैं हम कि इस विधि में ये अपनाया जाता है कि हमने बच्चों को क्या सिखाया, बच्चों ने क्या सीखा। ये हम इस प्रणाली द्वारा बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता होती है उसको हम जांच सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि कोई स्टोरी या कोई पैराग्राफ, जैसे हम लोग के एग्ज़ाम में पैराग्राफ आता है, उसमें पूछा जाता है कि मतलब इसका ये स्टोरी किस केंद्र के आसपास घूम रही है, इसका जो केंद्र क्या है, इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है। जैसे हम बच्चों को कोई स्टोरी सुनाते हैं, उसके बाद पूछते हैं बच्चों से ये स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये स्टोरी का केंद्र भाव क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया से हम समझ सकते हैं। तो बच्चे में वो योग्यता विकसित की जाती है कि हम उस स्टोरी के भाव को बच्चा समझ सके, उस सीख सके, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ चुके कि ये हम पढ़ रहे हैं जो स्टोरी किस पे आधारित, इसका केंद्र क्या है, इसका भाव क्या है। तो इस प्रणाली में शिक्षक बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। इस विधि द्वारा जो है बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। पांचवा हमारा है निरीक्षण प्रणाली। निरीक्षण प्रणाली में क्या है, कह सकते हैं कि बच्चों को मोटिवेट किया जाता है सेल्फ स्टडी के लिए। बच्चा खुद से मतलब टीचर इसमें जो है निरीक्षण करता है, देखता है कि बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि मतलब सारे बच्चों के जो बौद्धिक क्षमता वो समान नहीं होती है, तो इसमें शिक्षक जो है वो ये देख के कि स्टूडेंट को कैसे उसकी जिज्ञासा बढ़ाई जाए कि वो उस टॉपिक को अच्छे से समझ सके और अच्छे से उससे ज्ञान ले सके। तो किस तरह से बच्चे को मोटिवेट किया जाए कि वो सेल्फ स्टडी के लिए जो है खुद जिज्ञासु हो। तो निरीक्षण प्रणाली में इस विधि द्वारा हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। छठवां हमारा है यांत्रिक प्रणाली। यांत्रिक प्रणाली क्या है, इसमें यंत्रों का यूज करके हम बच्चों को
पढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रोजेक्टर हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया और मोबाइल हो गया, इन सब का यूज करके हम जो है बच्चों को कोई भी टॉपिक हो, किसी भी चीज़ के बारे में हम अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली। इसके द्वारा हम यंत्रों के यूज के द्वारा बच्चे को पढ़ा सकते हैं अच्छे से किसी भी टॉपिक के बारे में। जैसे आजकल तो ऑनलाइन क्लासें भी चल रही थी, तो इसमें क्या मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक ही डिवाइस का यूज हो रहा था। और जो है प्रोजेक्टर द्वारा हम किसी चित्र को, किसी चीज़ को डीपली बना के डीपली उसके बारे में समझा सकते हैं अच्छे से, जो कि ब्लैक बोर्ड पे संभव नहीं है। प्रोजेक्टर द्वारा हम, ये लैपटॉप द्वारा हम चीज़ों को अच्छी तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। तो आगे देखते हैं। अगला हमारा है सामूहिक पाठन विधि। सामूहिक पाठन विधि में क्या होता है, इसमें जो है अक्षर ज्ञान सिखाया जाता है। बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे छोटे बच्चे हैं, तो पहले हम उनको अल्फ़ाबेट ABCD या फिर स्वर और व्यंजन, छोटा बड़ा टेबल, ये सब हम याद कराते हैं। तो क्या करते हैं, टीचर क्या करता है, क्लास में जो जाके बच्चों को, एक पहले टीचर बोलेगा, फिर उसके बाद बच्चे बोलते हैं साथ में सामूहिक रूप से। तो इस विधि में सामूहिक पाठन हो गया। इस विधि में जो बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है, और एक साथ में बच्चों को पहले टीचर बोलेगा, फिर उसके बाद बच्चे उसको रिपीट करेंगे सुन के। तो ये हो गई हमारी सामूहिक पाठन विधि। और 8वां हमारा है क्विज मेथड। क्विज मेथड में क्या होता है, बहुविकल्पी छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं, जो टीचर हम लेक्चर दिया है, पढ़ाया है, थ्योरी बताया है, उसको जांचने के लिए शिक्षक क्या करता है, क्विज देता है, प्रश्नावली बहुविकल्पी प्रश्न देता है, कि ये देखने के लिए कि बच्चे ने कितना लर्न किया, कितना सीखा, उससे उसे कितना याद हुआ, कितना उसको समझ में आया। तो क्विज मेथड में टीचर जो है बच्चों को क्विज देगा, बहुविकल्पी प्रश्न देगा। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम में भी, नेट में, TGT PGT में बहुविकल्पी प्रश्न ही आते हैं। तो इसमें जो है स्टूडेंट का जो है देखा जाता है कि उसने कितना सीखा, उसे कितना लर्न हुआ, कितना उसे आया। तो क्विज मेथड में जो है ये हम इस विधि द्वारा इसको चेक कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना लर्न किया। अगला हमारा है प्रश्नावली प्रणाली। प्रश्नावली प्रणाली में क्या होता है कि प्रश्नोत्तरी विधि इसे कह सकते हैं हम। इसमें जो टीचर क्या करता है, बच्चों से प्रश्न पूछता है और बच्चे उसके जो है उत्तर देते हैं, आंसर देते हैं। तो जैसे टीचर ने जो भी उसको पढ़ाया है, उसके बाद वो जब उसका अभ्यास जो पाठ होता है, जो कोर्स होता है, उसको ख़त्म जब समाप्त कर लेता है, तो उसके बाद बच्चों से प्रश्न करता है, यह जांचने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा, उसे कितना आया। तो इस विधि से टीचर जो है यह देख सकता है कि किस बच्चे की मानसिक क्षमता कैसी है, वो कितना सीख रहा है, उसे कितना आ रहा है, कितना बच्चे ने कितना सीखा है, कितना पढ़ा, कितना ऑब्जर्व किया है। तो ये चीज़ है, प्रश्न प्रणाली से हम चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न प्रणाली में जो शिक्षक जो है बच्चों से प्रश्न करता है और बच्चे उसका उत्तर देते हैं। 10वां हमारा है अभ्यास विधि। इसमें क्या होता है, बच्चों को अभ्यास कराया जाता है, चाहे वो पढ़ने का हो या फिर लिखने का हो। इसमें जो टीचर पढ़ाता है वो उसे अभ्यास करने के लिए दे देता है। चाहे जैसे हमारा जो होमवर्क बच्चों को मिलता है, वो अभ्यास करने के ही लिए मिलता है, कि बच्चा जो पढ़ा उसका लिख कर, समझ कर, पढ़ कर उसका अभ्यास करे, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ सके। तो अभ्यास प्रणाली को हम इस तरह एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि बच्चों को जो होमवर्क मिलता है, गृह कार्य मिलता है, वो अभ्यास विधि द्वारा ही, विधि में ही आता है। आगे हम देखते हैं। अगला हमारा है पुनरावृत्ति प्रणाली या रिवीजन प्रणाली, जिसे हम कह सकते हैं।
रिवीजन प्रणाली में क्या होता है, पुनरावृत्त प्रणाली में इसमें जो बच्चों को रिवीजन कराया जाता है, बार बार किसी चीज़ को पढ़ाया जाता है या बार बार उसको लिखाया जाता है, जिससे बच्चा जो है अच्छे से जो उसका जो लेसन है, जो उसका टॉपिक है, वो उसको अच्छे से लर्न कर सके, उसको अच्छे से पढ़ सके। रिवीजन से, बार बार रिवीजन करने से जो बच्चे जो अच्छे से उसको जब बार बार पढ़ेगा, बार बार लिखेगा, तो उसके अंदर सुधार आएगा और वो चीज़ों को अच्छी तरीके से और ज़्यादा लंबे समय तक उसको याद रख सकता है और उसको अच्छे से समझ सकता है। तो ये हो गया हमारा रिवीजन प्रणाली। और बारहवां हमारा है विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि में क्या है, विश्लेषण का मतलब है, हम समझ सकते हैं, चीज़ों को बिखेर देना, और संश्लेषण का मतलब है उसको संग्रहित कर लेना, उसको एकत्रित कर लेना, इकट्ठा कर लेना। तो विश्लेषण और संश्लेषण विधि का प्रयोग जो है आप देख सकते हैं कि मैथ में किया जाता है। मैथ में हम क्या करते हैं, जैसे हमको घटाना है, भाग करना है, जोड़ना है, तो एक ही बार में तो सारी चीज़ें अगर बच्चों को इकट्ठे जोड़ना, घटाना और भाग करना सिखा देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। तो उसको क्या करेंगे, विश्लेषण विधि में क्या करेंगे, उसको बिखेर देंगे। हम पहले उसको एडिशन सिखाएंगे, उसको जोड़ना सिखाएंगे, फिर घटाना सिखाएंगे, फिर उसको गुणा सिखाएंगे, फिर उसको भाग सिखाएंगे। तो चीज़ों को ऐसे हम तोड़ के अलग अलग करके उसको सिखाएंगे। और संश्लेषण में फिर क्या करें, जब वो सीख लेगा अच्छे से, तो उसको क्या करेंगे, उसको जब सवाल देंगे तो उसमें जो है, जो उसने जोड़ना, घटाना और गुणा ये सब सीखा है, तो उसको वो एक साथ ही प्रयोग कर सकता है, एक साथ यूज करके उस सवाल को हल कर सकता है। तो ये तो हो गया हमारा संश्लेषण और विश्लेषण विधि। ये मैथ में कह सकते हैं हम कि मैथ के सब्जेक्ट में इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो अगला हमारा है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में हम कह सकते हैं कि लेक्चर मेथड इसको कह सकते हैं, कि टीचर जो हमारे क्लास में आता है, जैसे कि उच्च शिक्षा में, डिग्री कॉलेजों में क्या होता है, टीचर हमारे क्लास में आएंगे और वो हमें लेक्चर देंगे। लेक्चर द्वारा टॉपिकों को छोटे छोटे टॉपिकों में बांट के लेक्चर 1, लेक्चर 2 ऐसे बना कर वो हमें लेक्चर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा व्याख्यान विधि। व्याख्या करके वो डिटेल से टॉपिक को अच्छे से टीचर इस मेथड में समझाता है, लेक्चर विधि में। और अगला हमारा है प्रयोगशाला विधि। तो इसमें क्या होता है, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, जो हमने पढ़ा है, जो सीखा है, उसको हम क्या करेंगे, प्रयोग करके प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकल करके कि ये बात जो हमने पढ़ा है वो चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। तो ये प्रैक्टिकल जो होता है प्रयोगशाला, किसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सभी में यूज होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये विज्ञान जो बच्चे पढ़ते हैं, विज्ञान के स्टूडेंट होते हैं, या फिर कह सकते हैं आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं, वो लैपटॉप पे अपना सीखते हैं। और प्रयोग, और जो प्रयोग वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनका जो हम पढ़ते हैं थ्योरिकल, फिर हम उसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल करके लैब में देखते हैं कि ये चीज़ें सही हैं जो हमने पढ़ी है कि नहीं। तो ये तो प्रयोगशाला विधि होगी। अगला हमारा है खेल विधि। खेल विधि में क्या होता है, ये विधि छोटे बच्चों में, LKG UKG प्ले के बच्चों में ये विधि, इस विधि का टीचर यूज करते हैं। हम उनको खेल खेल में नंबरिंग सिखाते हैं, खेल खेल में हम उनको ABCD सिखाएंगे और छोटा बड़ा सिखाएंगे। ये जो हम खेल खेल के उनको खिलौनों द्वारा खेल के इंजॉय करके जो बच्चों को, ताकि बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सीखने में थोड़ा दिक्कत होती, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है वो कंसंट्रेट नहीं होते हैं। तो और पहली बार स्कूल में जाते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए वैसा माहौल बनाना पड़ता है। हम उन्हें खेल के, उनको मतलब खेल के बताएंगे तो उनका जो इंटरेस्ट बनेगा, तो वो अच्छे से नंबर याद कर सकते हैं। और ABCD ये सब चीज़ें बच्चे जो खेल के, जो छोटा बच्चा पढ़ेगा तो उसे ज़्यादा लर्न होगा, ज़्यादा वो सीखेगा और ज़्यादा काफ़ी समय तक उसे याद रहेगा। तो ये तो विधि हो गई खेल विधि में। इस मेथड का टीचर यूज करते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो ये तो हमारा हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक, जिसमें हमने सीखा शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, और
इस विधि में जो विधि होती है, इसमें हम कैसे इस विधि का यूज करते हैं और इस विधि में क्या क्या आता है, तो ये तो हमने डिटेल से समझ ली। ये सारी विधियों से नेट JRF और में क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गई शिक्षण विधियाँ। टॉपिक यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो थैंक यू। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मिलते हैं अगले टॉपिक। थैंक यू।